नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में जहां जोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बड़ी चुनौती भी दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक लिया, तो वहीं गढ़वाल मंडल की 41 सीटों पर जीत के लिए विधानसभा चुनाव के लिए विशेष मंत्र भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता घर घर जाकर कार्य कर रहा है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती के साथ फायदा मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूँकि सभी का मार्गदर्शन किया है, सीधे सीधे नीचे जाकर बिल्कुल घर घर जाकर लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है। नई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। बैठक में उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं का आकलन किया गया। इस बैठक में विधानसभा में मौजूद प्रभारी अपेक्षित पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल रहे। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में हुई राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को धार देने में लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी एक दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और आज जो विधानसभा के प्रभारी हैं, जो विस्तारक हैं और जो चुनाव के दृष्टिकोण से जिन कार्यकर्ताओं को जो है और नीचे तक जो है वो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की जो है बैठक आयोजित है। उनकी बैठक, उनके साथ जो है संपर्क एक तरह का जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा जो है संपर्क आज हो रहा है और 2 से 3 बैठकों का आयोजन है। और जो चुनाव के दृष्टिकोण से जो फीडबैक होगा और माननीय जेपी नड्डा जी का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को देहरादून में रहे। रविवार को प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के बाद मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दमखम परखने पहुंचे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि ये बैठक 3 चरणों में आहूत की गई, जिसमें जिला प्रभारी, विधानसभा विस्तारक और विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। एक हमारा विस्तारक योजना जो हमने अगस्त में शुरू की थी, एक विस्तारक, एक प्रभारी, इस प्रकार से 4-5 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, उस विधानसभा के अंदर करणीय कार्य, उस विधानसभा के अंदर किस प्रकार से हमें जनसंपर्क अभियान, उन विधानसभाओं के अंदर किस प्रकार से हमें वोटर तक, घर तक पहुंचना, इस तरह की चर्चा, एक लंबी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर विधानसभा के तुनवाला क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने विजय शंखनाथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। वहीं हरीश रावत की जनसभा को देखते हुए बड़ी संख्या में क्षेत्र के स्थानीय लोग भी पहुंचे और सभी ने हरीश रावत के भाषण को सुना। विकासनगर में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस पचवादून जिलाध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस सम्मेलन नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नवप्रभात और उनके समर्थकों की गैर मौजूदगी भी एक चर्चा का विषय रही। वहीं इस दौरान उनकी गैर मौजूदगी ने एक बार फिर से पार्टी में जारी गुटबाजी की ओर साफ इशारा किया। हालांकि गुटबाजी के सवाल पर प्रीतम सिंह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।
आज पछवादून जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया और मुझे भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आने का अवसर मिला और जिस तरीके से कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनकी उपस्थिति का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पछवादून के लोगों ने, विकासनगर विधानसभा के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। सर, जैसे 2017 में एक स्थिति देखी गई थी, कांग्रेस 11 पे आ गई थी, लेकिन वही जिद अब की बार फिर देखी जा रही है। देखिए, सही बात है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से परास्त हुई और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी पराजय हमारी थी और कांग्रेस के साथियों ने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए आज कांग्रेस इस मुकाम पर खड़ी है कि हम 2022 की जंग जीतने जा रहे हैं। सर, रावत देखिए, 2014 में जो वादे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से किए थे, उन युवाओं से किए गए वादे पर वो पूरी तरह फेल हो गए। आज युवा बेरोजगार है, तो युवाओं में आज जब कांग्रेस की तरफ देख रहा है, जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ देख रहा है, कांग्रेस की कार्यशैली को याद कर रहा है और उस समय जिस समय कांग्रेस की सरकारें थी, आदमी के पास रोजगार था, हंसी खुशी थी, सब हंसते खेलते थे और आज उसी तरीके से चाहे नोटबंदी के बाद व्यापार तरफ तो आर्थिक स्थितियां खराब हुई हों, तो आज नौजवानों के अंदर बदलाव का एक उत्साह है कि नौजवान चाहता है कि हमारी कांग्रेस की सरकार आए जिससे हमारे रोजगार बहाल हो सके। विकासनगर में एक किशोर, संजय किशोर, कुछ इस तरह के नारे आज सुनने को मिल रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का जायजा लेने एएनबी न्यूज खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी, जहां उनके द्वारा हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सारी सड़कों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है, उसको लेकर के हल्द्वानी की बात करें, पूरी जोर से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हल्द्वानी में वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। खुद यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कुमाऊं में पहुँच चुके हैं और कुमाऊं के तमाम विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी उस स्थल पर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, हल्द्वानी के इंटर कॉलेज ग्राउंड में। यहाँ पर पूरी तरह की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ग्राउंड की रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग आने जा रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर के भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रही है। भाजपा की तमाम विंग, चाहे वो एबीवीपी हो या महिला मोर्चा हो या छात्र संगठन हो,
या बीजेपी का मुख्य संगठन है, वो तमाम तरीके से तमाम कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनको यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे और तमाम तरीके से उनकी जो बातें और जो यहाँ पर कुमाऊं में कहीं ना कहीं हज़ारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, उसको लेकर लोगों में यहाँ पर उत्साह बना हुआ है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं, तैयारी का जायज़ा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिला मोर्चा के यहाँ पर तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और ग्राउंड का लगातार जायज़ा लिया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, कुर्सियाँ किस तरह से लगेंगी। महिला मोर्चे की यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, ये बताइए, मोदी जी का कार्यक्रम है 30 तारीख को, क्या कहेंगी, कितना भारी उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है भाई साहब। जब से पता चला है हम लोगों को कि मोदी जी आ रहे हैं, हम में ही उत्साह नहीं है, हमारे पूरे हल्द्वानी से बाहर के लोगों में भी उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि मोदी जी को जो है दूर से देखे, पास से देखे, छू के देखे, मगर देखे और सुने। जगह कम पड़ जाएगी और इससे भी ज़्यादा के क्षेत्र में आप देखिएगा उस दिन आसपास के सारे घरों से लोग आपको छतों से नजर आएंगे। विजय चौहान जी मौजूद हैं, जानते हैं कितनी तैयारी की जा रही है, लगातार आप लोगों के बीच में जा रही है, तमाम कार्यक्रम महिला मोर्चा कर रहा है, आज भी आप लोगों ने कार्यक्रम किया, क्या तैयारी लग रही है, यहाँ पर मौका मुआयना करना है आप लोग? हम देखने आए तैयारी किस प्रकार से चल रही है और हम महिला मोर्चा, हमारी जिलाध्यक्ष और हम सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक हैं कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत करें। मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम कह नहीं पा रहे कि क्या करें। हम मतलब ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के मन में तो ये इच्छा हो रही है कि बस कैसे ही मोदी जी की एक झलक दिख जाए। तो देखा जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हों, भले किसी विंग हो, वही महिला मोर्चा यहाँ पर हो या छात्र संगठन हो या भाजपा का मेन विंग हो, पूरी तरीके से तैयार है, उत्साह है और ये उत्साह हल्द्वानी की तमाम जनता में लगातार देखा जा रहा है। हल्द्वानी शहर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, मोदी जी का आगमन है और पूरे देश के मुखिया हैं, उनको कहीं ना कहीं हल्द्वानी में सुनने के लिए लोग पहुँचे हैं, उसके तमाम तैयारी की जा रही है। उस मौके का जायजा यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के दौरा लिया जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हल्द्वानी में प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम समारोह को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रशासन की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। वहीं पीएम के हल्द्वानी आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा के विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं जिले की महिला मोर्चे पदाधिकारियों ने भी दौरे को लेकर मैदान का निरीक्षण किया। स्वागत उनका भव्य होगा क्योंकि हमारा ये आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होना है। प्रथम आगमन उनका हल्द्वानी में, तो वैसे भी सारा हमारा कुमाऊं बहुत ज़्यादा उत्साह में है क्योंकि अभी तक का आपको पहले से मालूम है देहरादून और उधम सिंह नगर वगैरह हमारे इसमें हुए हैं और हल्द्वानी से हो रहा है तो कुमाऊं जुड़ा है। आसपास के जितने भी नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट पूरे हमारे जो है जहाँ तक फैला है वहाँ तक के से ऊपर के भी लोगों ने अब यहाँ आना शुरू कर दिया और होटलों में रहना शुरू कर दिया। बाकी हमारी पार्टी की बात है तो हम लोग बूथ स्तर पे से अपने लोगों को टीम टोली बना करके घर घर आमंत्रण दे रहे हैं और हमारी महिला मोर्चे ने भी आज अपने चावल, पीले चावलों के द्वारा एक शुभ संदेश दे करके बाजार के एक क्षेत्र में जो है इस आमंत्रण की शुरुआत करी है। देखिए, महिलाओं में बहुत ही उत्साह है मोदी जी के आगमन के लिए और महिलाओं ने आज सभी महिलाओं ने एक साथ एकत्र होकर आज मन की बात भी सुनी है और वो ये संदेश देना चाहती हैं कि महिला सशक्तिकरण पे जो कार्य हो रहे हैं और जो मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं और धामी जी ने जिनको लागू किया है हमारे उत्तराखंड में, वो इतनी मजबूत हैं कि महिलाएं उनके स्वागत के लिए और उनके स्वागत में लगी हैं। जैसे कि आज हमने तो यानी कि मेरा ये कहना है कि आज हमारी जो बहनें हैं महिला मोर्चा की, जो जिले की महिलाएं बहनें हमारी, वो कहते शहर में हल्द्वानी में जगह जगह जाकर उनको निमंत्रण दे रही है और हमारे बूथ के कार्यकर्ता और मैं खुद किसान मोर्चा का नगर अध्यक्ष होने के नाते मैं भी जाकर लोगों के बीच में जा रहा हूं और मोदी की तैयारियों को अभी यहाँ पर हम देखने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब 30 दिसंबर को मोदी जी यहाँ पर रैली करेंगे, उनके विचारों को सुनने के लिए 1 लाख से लेकर 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर आदमी पहुँचने वाला है। देखो, जनता में मोदी जी के नाम पर हमेशा ही क्रेज़ रहा है। इस समय भी जब मोदी जी आ रहे हैं तो बढ़ चढ़कर हम लोग हर जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और युवाओं को मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं। मोदी जी ने जो विगत वर्षों में जो कार्य किए हैं, भले प्रदेश के लिए या जो राष्ट्र के लिए जो
कार्य किए हैं, तो उनको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि मोदी जी हल्द्वानी में पहली बार आ रहे हैं और बहुत बड़ा उत्साह है। और मुझे लगता वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਲਾ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने में लगी है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सैकड़ों बाइकों के साथ जन समर्थन रैली निकाली और इस रैली ने राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी। यहां उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा किया। सही सवाल है। पूरे उत्तराखंड में जो है इस समय कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और ऋषिकेश में तो बहुत ही ज़्यादा जोश में मुझे दिखाई दे रहा है। और इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनने वाली है। हमारे पास भू कानून है, पलायन जैसे मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और तमाम तरीके के हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर हम जो है पब्लिक में जा रहे हैं। ऋषिकेश के विधानसभा जो अध्यक्ष इस समय बीजेपी के हैं, उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ना बीजेपी का, क्योंकि हम एकदम उनके एजेंडे से भी हमारा एजेंडा ऊपर है और हमारे कंपटीशन में तो अगर देखा जाए तो कहीं भी नहीं टिकते। आज हमारा जो कार्यक्रम है, हमने जो है पूरे जन समर्थन रैली के लिए जो है हमने आज राजस्व कर्मी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से राजस्व कार्य प्रभावित होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की
जिम्मेदारी संभालने वाले राजस्व कर्मियों की वजह से तमाम कार्य प्रभावित हुए हैं। पटवारी संघ अध्यक्ष भरत मेहता ने बताया कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना किया जा रहा है। अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तो धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। सफल वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ भी अभी तक नहीं की गई है। इस कारण हमें आज आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, जब तक हमारी मांग। रुद्रपुर में रविवार को दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर थाना ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता और महामंत्री अर्जुन विश्वास पर चाकू से हुए हमले का विरोध किया। साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि ट्रांजिट कैंप में अवैध शराब की बिक्री से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अर्जुन विश्वास पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री रोकने का काम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना ट्रांजिट कैंप के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। कई बार सूचना देने के बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कारोबार चल रहा है। जब भी कोई पुलिस को आके दबाव बनाता कि वहाँ पे शराब का बिक रही है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन उनके मुखबर इतने तेज हैं, उससे पहले ही उनको इतलाह कर देते हैं। पुलिस के जाने से पहले वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमने कुछ दिन पहले कप्तान साहब को भी सारे अड्डे सारे चिन्हित करवाए थे, कुछ नाम भी दिए थे कि इन नंबरों पे आप इन नंबरों की जांच कराइए, इसमें आपको पता चल जाएगा पुलिस कौन कौन वहाँ उसमें मिला हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज अब हम सांकेतिक तौर पर 1 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे पूरा अवैध कारोबार शराब के नशीली दवाइयों का और स्मैक का बंद नहीं हुआ तो यहाँ टेंट गाड़ के अनिश्चित काल के लिए हम धरने पे बैठे हैं। शराब के कारोबारी और हमारे लगातार यहाँ पे पार्षद, जितने जनप्रतिनिधि, जितने हमारे कांग्रेस के लीडर, सब लोगों के ऊपर महिलाएं आके अपना दुखड़ा रोना रोती हैं कि ये लोग शराब और नशे का कारोबार और अवैध शराब पी के घर पे आते हैं और हमें मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। हमें इनसे बचाओ, हमें अवैध शराब से निजात दिलाओ। अब हमारे जनप्रतिनिधि वो अपना रोना कहाँ रोएंगे? थाने में आके। और थाने में क्या है? आंख और कान सब बंद, सारी चीजें बंद हैं। लेकिन आखिर आज रात की घटना के बाद मुझे यहाँ के इसीलिए बैठना पड़ा कि शायद ये सोए हुए अधिकारी जाग जाए। और देखिए इतनी बड़ी घटना है, सुबह फिर वहीं पे ढाल पे शराब बिक रही थी। देखिए कल एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोगों के बीच में मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक तहरीर मिली थी, जिसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और जो आरोपी थे जो मारपीट की घटना में संलिप्त थे उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया था। अभी जो लोग बैठे हुए हैं एक पार्टी के कार्यकर्ता, इनके द्वारा जिन चीज़ों को उठाया जा रहा है, लगातार हमारी पुलिस के द्वारा उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से हम सख्त से सख्त ऐसे जो सक्रिय अपराधी हैं, जो जुआ सट्टा शराब। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार ने कृषि उत्थान मंडी अधिनियम 2011 को फिर से लागू कर दिया है, जिसके चलते अधिनियम का विरोध शुरू हो गया है। राइस मिलर्स और व्यापार संगठनों ने बिना परीक्षण अधिनियम लागू करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिनियम में कृषि उत्पादों की सूची में संशोधन कर चावल को कृषि उत्पाद श्रेणी में रखा गया है, जो कि गलत है। अधिनियम लागू होने से आम लोगों को खाद्यान्न महंगा मिलेगा। चावल कोई कृषि उत्पाद नहीं है। चावल मशीनों से प्रोसेस करके निकला हुआ एक प्रोडक्ट है, वो किसी सूरत में भी कृषि उत्पाद हो नहीं सकता। तो ये पीछे के दरवाजे से सरकार चावल के माध्यम से उससे शुल्क आरोपित करना चाहती है, तो राइस मिल एसोसिएशन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण दे रहे किसी भी पुलिसकर्मी का स्वास्थ्य खराब होने पर पुलिस को अब किसी बाहरी वाहन और एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुरु दयानंद आश्रम की ओर से पुलिस विभाग को एक हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद एम्बुलेंस को नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए रवाना कर दिया। शनिवार को दयानंद आश्रम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने पत्रकारों से भी बातचीत की। कितना लाभकारी होगा इसके लिए? नहीं, देखिए पीटीसी हमारा रिमोट एरिया में है, नरेंद्र नगर से भी और आगे रिमोट एरिया में है, और वहाँ पे हमारे जो अंडर ट्रेनिंग है उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। हम दयानंद आश्रम के बहुत आभारी हैं, उनके स्वामी जी के बहुत आभारी हैं। इससे जो है हमारे जो अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी उन सब के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। सर, चुनाव आने वाला
खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां खानपुर की नवनिर्मित वर्तमान पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह ने राज्य योजना से स्वीकृति करीब 12 किलोमीटर लंबे खंडजा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने वादा किया कि वे खानपुर से विधायक बनी तो किसानों के खेतों के लिए चकमार्ग तक पक्के बनाए जाएंगे। मैं धर्मपुर गांव में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में के सामने हम 2 सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। श्री राम स्वरूप के खेत से टावर तक ये बाईपास रोड है और धर्मपुर से लेकर के देवपुरा तक उसमें कुछ सड़क का कुछ हिस्सा हमने पहले बनवा दिया था, कुछ हिस्सा अब बन रहा है। तो ये दोनों सड़कें ना तो आज़ादी। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उधम सिंह नगर के एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रात लगभग 9:30 बजे सुखदेव सिंह बब्बी और बब्बू नामधारी ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियाँ दोनों ने चलाई, जिनका के CCTV में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। अब उन्होंने कहा कि आदमी पेश करो, और मेरा बेटा घर था उसको ले आया, कोई बात नहीं। हम SSP के पास आए थे कि हमारे ऊपर 307 कैसे लगी है, वही गोली चलाएं हमारे ऊपर 307। क्षेत्र में 2 पक्षों में स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे। तो और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।